नमस्कार। तो जब हम भारत जैसे एक विशाल और विविध देश की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा सामने आता है कि यहाँ कानून बनाने की असली शक्ति किसके पास है। क्या केंद्र सरकार के पास या फिर राज्यों की अपनी सरकारों के पास। आज हम भारतीय संविधान के इसी बुनियादी ढांचे को, इसी कोर प्रिंसिपल को समझने वाले हैं कि संघ और राज्यों के बीच ये जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है वो आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे उस प्रश्न पर आते हैं जिसका जवाब हम आज विस्तार से जानेंगे। प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए, या अंग्रेजी में कहें तो डिस्कस द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया। अच्छा, तो इस शक्ति के बंटवारे को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि संविधान लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की शक्ति को दो मुख्य आधारों पर बांटता है। पहला है क्षेत्र के आधार पर, जिसे हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, मतलब किसका कानून कहाँ तक लागू होगा। और दूसरा है विषय के आधार पर, यानी सब्जेक्ट मैटर, मतलब कौन किस मुद्दे पर कानून बना सकता है। चलिए पहले क्षेत्र की बात करते हैं। तो पहला विभाजन है क्षेत्रीय अधिकारिता पर, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 245 में साफ साफ बताया गया है। देखिए, संसद को ये अधिकार है कि वो पूरे भारत या उसके किसी भी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, संसद के बनाए कानून भारत के बाहर भी लागू हो सकते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी भी राज्य का विधानमंडल जो कानून बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस राज्य की सीमाओं के भीतर ही लागू हो सकता है। क्षेत्र के बाद अब हम आते हैं दूसरे और ज्यादा महत्वपूर्ण विभाजन पर, जो है विषय वस्तु के आधार पर। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कनाडा के संविधान से प्रेरणा ली थी। अब सवाल उठता है, कनाडा से ही क्यों? क्योंकि वो भारत की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे, और कनाडा का मॉडल एक मजबूत केंद्र की स्थापना करता है। बस इसी सोच ने शक्तियों के इस पूरे बंटवारे की नींव रखी। तो इस विषय आधारित विभाजन को असल में लागू कैसे किया गया? इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, या कहिए 3 लिस्ट्स बनाई गईं। और यकीन मानिए, यही 3 सूचियां भारत के पूरे विधायी ढांचे की रीढ़ की हड्डी हैं। ये हैं वो 3 सूचियां। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के लगभग 97 विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। जाहिर सी बात है, देश की सुरक्षा का मामला किसी एक राज्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि जैसे स्थानीय महत्व के लगभग 61 विषय हैं। इन पर राज्यों के विधानमंडल कानून बनाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हर राज्य की अपनी अलग पुलिस व्यवस्था होती है। और तीसरी है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा जैसे करीब 52 विषय हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर एक समान नीति की जरूरत होती है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सूचियां हमेशा से ऐसी नहीं थीं। समय और जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव भी हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के जरिए शिक्षा यानी एजुकेशन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके पीछे सोच ये थी कि शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति बनाना बेहद जरूरी है, जिसमें केंद्र की भी एक निर्णायक भूमिका हो। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ये सारी जानकारी आसानी से समझ आ रही है और ये विश्लेषण आपके काम आ रहा है, तो एक पल निकालकर इस प्रयास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमें ऐसे और भी गहन विषयों को सरलता से प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। अच्छा, अब यहाँ से 2 बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं। पहला, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो किसका कानून माना जाएगा? और दूसरा, उन विषयों का क्या होगा जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं लिखे हैं? चलिए अब इन कानूनी गुत्थियों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो जो विषय इन तीनों सूचियों में से कहीं भी नहीं है, उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय। जैसे जब संविधान बना था तब साइबर लॉ या स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे विषय नहीं थे, तो ऐसे नए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति को ही अवशिष्ट विधायी शक्ति यानी रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है।
अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये शक्ति राज्यों को दी गई है, लेकिन भारत में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को दी है। ये एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि वो एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। और अब आते हैं उस दूसरे और शायद सबसे अहम सवाल पर। क्या होता है जब समवर्ती सूची के एक ही विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के बनाए हुए कानून एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं? इसका समाधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 254 में दिया गया है, जिसे प्रतिकूलता का नियम या रूल ऑफ रिप्यूग्नेंसी कहते हैं। इसका सिद्धांत बिल्कुल साफ है। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का बनाया कानून संसद के बनाए कानून के विरुद्ध है, तो संसद का कानून ही सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा, और राज्य का कानून उस टकराव की सीमा तक शून्य यानी वॉइड मान लिया जाएगा। इसी सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1959 के एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जहां केंद्र और राज्य का कानून एक ही विषय पर टकराएगा, वहां केंद्रीय कानून ही प्रभावी होगा और राज्य का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। इस एक फैसले ने केंद्र की विधायी सर्वोच्चता को कानूनी रूप से स्थापित कर दिया। अब तक हमने जो भी विभाजन देखा वो सब सामान्य परिस्थितियों के लिए है, लेकिन हमारा संविधान कुछ असामान्य परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान करता है। ये वो विशेष हालात हैं जहां राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ये सामान्य नियम के कुछ बेहद जरूरी अपवाद हैं। देखिए, सामान्य तौर पर संसद राज्य सूची को छू भी नहीं सकती, वो राज्यों का विशेष क्षेत्र है, एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। लेकिन संविधान में ही ऐसी 5 असाधारण स्थितियां बताई गई हैं जब संसद इस लक्ष्मण रेखा को पार कर सकती है और राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। ये हैं वो 5 विशेष परिस्थितियां। पहली, जब मामला राष्ट्रीय हित का हो, अनुच्छेद 249 के तहत। दूसरी, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लागू हो, अनुच्छेद 250 के तहत। तीसरी, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद संसद से ऐसा करने का अनुरोध करें, अनुच्छेद 252 के तहत। चौथी, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 253 के तहत। और पांचवीं, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए, राष्ट्रीय हित वाली पहली शर्त को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा को दी गई है। अब सोचिए, ऐसा क्यों? लोकसभा को क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा, जैसा कि इसका नाम है, राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर राज्यसभा ही, जो राज्यों का सदन है, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि देश के हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद को ये अधिकार मिल जाता है। ये प्रस्ताव 1 साल के लिए वैध रहता है और प्रस्ताव की अवधि खत्म होने के 6 महीने बाद संसद द्वारा बनाया गया कानून भी अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे विश्लेषण से आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय संविधान का झुकाव एक शक्तिशाली, एक मजबूत केंद्र की ओर है। ये पूरा संवैधानिक ढांचा विधायी शक्तियों के मामले में संसद को राज्य विधानमंडलों के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यापक शक्तियां देता है। चाहे वो बची खुची अवशिष्ट शक्तियां हो, समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में अंतिम फैसला हो, या फिर असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों में दखल देने का अधिकार हो, हर पैमाने पर केंद्र का पल्ला भारी रखा गया है। हाँ, ये बात सही है कि पहली नज़र में यह व्यवस्था कड़े संघात्मक यानी फेडरल सिद्धांतों के कुछ हद तक खिलाफ लग सकती है, लेकिन इसे भारतीय संविधान की कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी एक अनूठी और सोची समझी ताकत माना जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधताओं और चुनौतियों को बहुत गहराई से समझा था, और उन्होंने एक ऐसा लचीला ढांचा तैयार किया जो सामान्य समय में तो राज्यों को पूरी स्वायत्तता देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखने के लिए केंद्र को वो निर्णायक शक्ति भी प्रदान करता है।